जब से जम्मू कश्मीर के चुनाव शुरू हुए हैं, लगातार कश्मीर को लेकर चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या 2019 के बाद कश्मीर में कुछ बदलाव आया है और क्या ये बदलाव इन चुनावों में देखने को मिलेगा। क्या जो नतीजे आएंगे वो पिछले चुनावों से अलग होंगे। ये सारे सवाल जनता के मन में भी हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन कैंडिडेट्स के मन में भी। मगर इसी बीच इंजीनियर रशीद, जो 2 बार के लंगेट से विधायक है और इस समय मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बारामूला से, और खास तौर पे जब वो जेल से ही चुनाव लड़कर जीते तो कश्मीर की पॉलिटिक्स में कहीं एकदम से एक बदलाव आ गया कि आखिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराने वाला कैंडिडेट जेल से चुनाव लड़ रहा था। मगर क्या कश्मीर के सेंटिमेंट्स ऐसे थे कि वोट एक ही तरफ टिल्ट हो गया। उसके बाद एआईपी, जिस तरह से उसकी पार्टी ने काफी सारे कैंडिडेट भी उतारे, और उसके बाद जब इंटरिम बेल पर इंजीनियर रशीद कश्मीर पहुंचा और कश्मीर पहुंचते ही दोबारा से कश्मीर के सेंटिमेंट्स में एक नया बदलाव करने की कोशिश की, तो इस सब से ये लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में खास तौर पे कश्मीर में इंजीनियर इंपैक्ट होगा या नहीं। मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं द न्यूज रूम 24 के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर और श्रीनगर से एक बहुत ही सीनियर पत्रकार अहमद अली फयाज साहब। फयाज साहब, आपका बहुत स्वागत है इस खास डिस्कशन में। शुक्रिया। फयाज साहब, मेरा सीधा सवाल पहले कि इंजीनियर इंपैक्ट क्या 2024 के असेंबली इलेक्शंस में दिखेगा कश्मीर में? जिस वक्त असेंबली इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं 2024 के, इससे पहले एक अहम डेवलपमेंट यहाँ ये भी है कि लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं जिसमें सब तवक्कुआत के बरक्स कि मतलब किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि एक नई ताकत के तौर पर उभरेंगे जेल से लड़ने वाले इंजीनियर रशीद, जिसको 2017 में एनआईए ने बुक किया था और उनके घर पे छापे वगैरह डाले गए थे। उस वक्त टेरर फंडिंग के इल्जाम है और 2019 से लगातार वो तिहाड़ के जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ चार्जेस हैं टेरर फंडिंग के। तो ये इस किस्म का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था पहले कि यहाँ पे किसी ऐसे शख्स को इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने देंगे जो जेल में है और टेरर फंडिंग में है। लेकिन 2 ऐसे लोगों को उस वक्त परमिशन दिया गया इलेक्शन लड़ने का, या हम ये कहेंगे टेक्निकली ठीक रहने के लिए कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए गए, इस वजह से कि कानून के तहत हिंदुस्तान का हर कोई शहरी इलेक्शन लड़ सकता है तब तक जब तक कि उसके खिलाफ सजा ना हुई होगी 2 साल या उससे ज्यादा मुद्दत की। इनके खिलाफ चूंकि कोई सजा नहीं हुई है, ये सुनवाई चल रही है, चाहे वो पीडीपी के वहीद रहमान पर्रा थे या इंजीनियर रशीद थे। तो ये अहम डेवलपमेंट थी कि इंजीनियर रशीद को उसमें पार्टिसिपेट करने दिया गया। तो असल में वहां पे मुकाबला चल रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बहुत ही वेटरन और ये जो इंजीनियर है उनकी पार्टी से निकले हैं। तो बुनियादी तौर पे लग रहा था उस वक्त कि ये इलेक्शन जो है उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन के बीच में है। हालांकि उस वक्त पीडीपी के मीर फयाज अहमद जो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं वो भी पीडीपी के वहां से कैंडिडेट थे। लेकिन आखिरी दिनों में एक वेव जनरेट हो गई कि इंजीनियर रशीद को फांसी से बचाना है, इनको वहां जेल से रिहा करवाना है। तो एक हमदर्दी की वेव यहाँ पे जो जनरेट हुई लैंग्वेज से आहिस्ता आहिस्ता फैल गई पूरे नॉर्थ कश्मीर में, जिसमें 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ की, जिसमें बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर और बड़गाम, ये बड़गाम का आधा हिस्सा ये डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। तो इसमें इसके जब रिजल्ट्स निकले तो ये तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स थे। इसमें 14 सेगमेंट्स पे इंजीनियर रशीद को बरतरी थी, मतलब सबसे ज्यादा वोट उन्होंने हासिल कर लिए थे। 3 जगहों से यानी कि बडगाम, पट्टन और गुरेज, इन 3 जगहों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबक मिली थी और सिर्फ एक जगह से सज्जाद लोन को जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे और इससे पहले वो एमएलए भी रह चुके हैं हंदवारा के,
और फॉर्मर मिनिस्टर भी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में, जो मतलब माने जाते थे कि मुकाबला उनका ही है, वो वेटरन है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक नई ताकत इसमें उभर गई, और वो इस बुनियाद पे है कि इन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद को वहां से छुड़ाना है, जेल से छुड़ाना, तो एक हमदर्दी की लहर वहां पे बन गई। अब इसके बाद कयास आरानी चल रही थी। कुछ लोग ये बता रहे थे कि इंजीनियर रशीद अपनी पार्टी को एक्सपेंड करेंगे, अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये वादी के दूसरे हिस्सों से भी कई लोग बता रहे थे कि ये उन तक ही महदूद है क्योंकि उनको जेल से नहीं छोड़ा गया। बहुत सी स्पेकुलेशंस थी। अल्टीमेटली इन्होंने एक दरखास्त वहां पे लगा दी कि उनको कैंपेनिंग के लिए अबोरी तौर पर मतलब इंटर्म बेल उनको दिया जाए, जो कोर्ट ने मंजूर किया, और परमानेंट बेल के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया, जिसके लिए 5 अक्टूबर को फैसला आएगा। और इसमें इंजीनियर रशीद को इजाजत मिली क्योंकि इनकी पार्टी ने बहुत सारी जगहों पर कश्मीर में तकरीबन 34 जगहों से उसने अपने उम्मीदवार खड़ा कर लिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वही वेव जनरेट कर पाएंगे जो उन्होंने नॉर्थ कश्मीर के लोकसभा इंतखाबात में जनरेट किया था? वो एक बड़ा सवाल है। अब इसमें ये देखना था कि जो ही ये रिहा होंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 2 किस्म की राय इस बारे में थी। एक ये थी कि जब इसको छोड़ा जाएगा तो एक वे बन जाएगा यहाँ पे, एक हीरोज वेलकम इसको दिया जाएगा, और दूसरी साइड से बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि जो ही उनको छोड़ा जाएगा तो इनके मुखालिफिन जो है, जिसमें खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हैं, ये इनको लेबल करेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट हैं, इनको नरेंद्र मोदी सरकार ने छोड़ दिया है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोट को तकसीम करने के लिए। ये दोनों चीजें यहाँ पे थी। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, क्या उनको छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। अल्टीमेटली इन्हें रिहा किया गया, और आज ये पहली बार 5-5.5 साल के मुद्दत के बाद, डिटेंशन के बाद, ये यहाँ पे वापस आए कश्मीर में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एयरपोर्ट पे जो ही ये बाहर निकले तो उन्होंने जमीन वहां पे है, आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, तो इसको उन्होंने किस किया, उन्होंने कहा मैं इतने साल के बाद अपनी सरजमीन पे वापस आया हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये किस किस्म के नारे लगते हैं, किस किस्म का, अगर ये इलेक्शन कैंपेन के लिए आए हैं तो इनका मैनिफेस्टो क्या है, किस चीज के ऊपर ये वहां से वोट हासिल करेंगे, ये हमें देखना होता है। तो इन्होंने यहाँ आने से पहले 1 घंटे से ज्यादा मुद्दत का एक वीडियो चलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिया दिल्ली में। तो दोनों मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और वीडियो में भी इन्होंने ये बताया कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, मुझे किसी ने नहीं छोड़ा है, मैं नेचुरल प्रोसेस से, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया इस तरह से मुझे छोड़ा गया है, और मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वहां पे कैंपेन करूंगा। अब इन्होंने जो इनका वीडियो था इसमें, और इसमें जो बाद में इनके बयान आए प्रेस से बहुत सारी जगहों पे, तो और लोगों से भी जब यहाँ पे हमने देखा कि कई जगहों पे लोग जमा थे सड़क पे जो उनको ग्रीट कर रहे थे, और ये इनको एक ही चीज बता रहे थे, ये बता रहे थे कि मसले कश्मीर हल करना है। मतलब इसका मतलब है कि फयाज साहब, आपका ये कहना है, आपकी बात से ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखना 2 दिनों में ही शुरू हो गया है। तो इलेक्शन में अभी जिस तरह से 1 अक्टूबर तक चुनाव कश्मीर में होने हैं, श्रीनगर और बडगाम में सबसे लास्ट फेज में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वोटिंग में भी दिखेगा, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि पहले ये देखना था कि इसमें इनका वेलकम कितना ज्यादा होता है, क्योंकि इनके लोग बता रहे थे हमें कि 1 लाख लोग 2 लाख लोग जमा होंगे, ये लार्जेस्ट एवर मतलब गैदरिंग होगी कश्मीर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई जगहों पर उनको ग्रीट किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया, वो वही बता रहे थे कि मसले कश्मीर हल करना है। और इन्होंने एक तकरीर भी वहां पे की दिलेना के हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में, बारामूला में। तो हर जगह पे ये नहीं बता रहे हैं कि ड्रेन और लेन्स बनाना है, स्कूल बनाने हैं, हेल्थ की ये स्कीम है, रोजगार देना है लोगों को, जो आमतौर पर मेंबर असेंबली जो होते हैं, पार्टीज होते हैं, जिसके लिए वो वोट मांगते हैं, जैसे कि बीजेपी ने, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इंक्लूडिंग पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टोज में इसका जिक्र किया है कि हम मतलब आपका फयाज साहब ये सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज या मेन स्ट्रीम कैंडिडेट या पॉलिटिशियन
चुनाव प्रचार यानी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उस तरह की कैंपेन अभी तक इंजीनियर रशीद ने कुछ नहीं कहा, वो सीधे कश्मीर मसले की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो कश्मीर मसले की बात कर रहे हैं। दूसरी जो सिग्निफिकेंट इसमें जो नुमाया फर्क है इनके और दूसरे लोगों के बीच में, वो ये है कि इन्होंने अपने वीडियो में भी और अपनी तकरीरों में भी और अपने कमेंट्स में भी ये बात कही कि यहाँ पे 1 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ये मतलब सैक्रिफाइसेस ये दी है। जाहिर है कि 1 लाख लोगों ने सैक्रिफाइसेस लेने और ड्रेनेज और स्कूल और पीने के पानी और बिजली के लिए यहाँ पे नहीं दी है। जो लोग यहाँ पे मारे गए हैं वो इस चीज पे मारे गए हैं कि कश्मीर इज सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया, चाहे वो आजाद उनको रहना या पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करना। साहब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत लंबे समय से पत्रकारिता भी की है और आपने इंजीनियर रशीद को कवर भी किया है, इवन हमने भी उनको असेंबली में कवर किया है। जब इंजीनियर रशीद अरेस्ट हुए थे, आपको उस इंजीनियर रशीद में और अभी जो इंटरिम बेल पे आए इस इंजीनियर रशीद में कितना फर्क नजर आ रहा है, पॉलिटिकली मैच्योरिटी के हिसाब से भी और उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से भी? 2018 में जब बीजेपी और पीडीपी सरकार का खात्मा हुआ था, उसके तकरीबन 1 साल के बाद इनको गिरफ्तार किया गया, इनको बुलाया गया और बाद में इन्हें वहां से गिरफ्तार ही किया गया। 5 अगस्त के आसपास है मेरे ख्याल से, 2 अगस्त को उनको बुलाया गया, 9 अगस्त को से ये वहां पे गिरफ्तार किए गए, जेल में रखे गए। उस वक्त तक ये बीच बीच में वो बयान देते थे। इससे पहले उन्होंने कई जगहों पे एक बार उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे बीफ कबाब की पार्टी मुझे करनी है एमएलए हॉस्टल में, हमें भी दावत दी गई थी लेकिन हम इसमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस किस्म की कई चीजें, जैसे कि फ्लोर ऑफ असेंबली पे उन्होंने और सड़कों पे उन्होंने श्रीनगर में जगह जगह पे रायशुमारी की हक है, दैट इज प्लेबिसिट, कि लोगों को पूछा जाए कि आपको हिंदुस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। ये पाकिस्तान का स्टैंड है और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन में हुआ है 1948 और 49 में, जिससे इनकार कर रहा है हिंदुस्तान। वो ये बात नहीं मान रहे हैं, वो कहते हैं नहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट सिर्फ ये है कि उनके पास कुछ इलाका है वो कभी हम ले लेंगे, अंदर वाला टेररिज्म का इशू है। इंजीनियर रशीद का नारा है रायशुमारी, और इंजीनियर रशीद ने बार बार अपनी स्लोगन्स में ये कहा है अटूट अंग नामंजूर, इंटीग्रल पार्ट नामंजूर, मतलब हमें जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक एक्सेप्ट नहीं है। ये उन्होंने कहा है 2 बार हिंदुस्तान के आईन के तहत इलेक्शन जीतने के बाद भी। तो अब के अगर फयाज साहब अब के इंजीनियर रशीद को देखा जाए, अब वो एक एमएलए नहीं है जम्मू कश्मीर असेंबली की, और खास तौर पे वो वाली असेंबली जिसमें 370 और 35 था। अब वो इंडिया की पार्लियामेंट के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चुने हुए। आपको लगता है कि जो अभी जो चुनाव प्रचार उनके कितने कैंडिडेट, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि चुनाव लड़ रहे हैं इस बार उनकी सपोर्ट से, और कितना असर वो इस कैंपेनिंग में वो पुराने वाले अपने जो उनके मैनिफेस्टो के जो इश्यूज थे, जैसे आपने कहा प्लेबिसाइट को सपोर्ट करना या कश्मीर के मुद्दों का हल की बात करना, ये सारी चीजों को लेकर आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे इंजीनियर रशीद आज के कश्मीर में, क्योंकि अब कश्मीर में बदलाव आ चुका है? मैं थोड़ा बहुत ये डिलिनेट करने की कोशिश कर रहा था, आपने भी बात काट ली। मैं ये बताना चाह रहा था कि किस चीज के ऊपर अपना कैंपेन ले रहे हैं। इस अपने कैंपेन में उन्होंने कहा कि यहाँ सैक्रिफाइसेस दी हैं 1 लाख लोगों ने। ये बात काबिल जिक्र है, ये बाकी लोग नहीं कहते हैं कि 1 लाख लोगों ने, क्योंकि जब वो ये कहेंगे तो ये माना जाएगा कि ये आजादी और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है पाकिस्तान का, तो उसकी तकवीत हो रही है। इसलिए यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं। ये वाहिद शख्स है जो इस पे जोर देते हैं। जमात इस्लामी भी नहीं कह रही है, जो इसमें पार्टिसिपेट करे वो भी नहीं कह रहे कि 1 लाख की आपको कुर्बानियां हमने दी हैं। दूसरी ये बात कि उन्होंने बाय नेम जिक्र किया कुछ लोगों का, उन्होंने कहा कि इनके साथ ज्यादती हो गई, और उन्होंने उनको एक एतबार से मतलब एक ग्लोरीफाइड मान लीजिए कर दिया, या उनको मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कश्मीर के काज के लिए कुर्बानियां दी है, जिसमें उन्होंने नाम ले लिया अफजल गुरु का, जो पार्लियामेंट अटैक में मुलविस थे और जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनका अपहोल्ड किया था उनका सेंटेंस, जिसके बाद उनको फांसी दी गई।
इससे पहले मकबूल भुट्टो JKLF के एक वहां पे लीडर थे, जो बाद में एक मतलब मर्डर केस में जिनको फांसी की सजा यहाँ पे हुई थी। ये दोनों JKLF से वाबस्ते थे मुबैना तौर पे, और इन्होंने इन दो का ये कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, इवन महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी इनका जिक्र नहीं कर रही है। इन्होंने इनका नाम ले लिया, न सिर्फ इनका, फिर उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी, सैफुल्लाह जो उनके एक साथी, अयाज अकबर और बिट्टा कराटे और जो भी लोग, आसिया इंद्रावी, इन्होंने सब लोगों का जिक्र किया और उन्होंने मतलब ये बता दिया कि इनके साथ जातियां हो रही हैं और उन्हें काफी मुसीबतें झेली हैं वगैरह। मतलब कि ये इस एतबार से उनकी हमदर्दियां भी हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो यहाँ पे जगह खाली हुई है गवर्नमेंट के क्रैकडाउन की वजह से हो रही है कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट पे, जो जगह खाली हो गई है वो जगह ये पुर कर रहे हैं और इनको कोई रोक नहीं रहा है। अभी तक हो सकता है कि कल परसों कोई इनको इस पे एतराज करे, और इन्होंने अपनी तकरीर में सीधे जो कोई भी यहाँ पे बोलता नहीं है अभी तक 2019 के बाद, अगर कोई मामूली बात भी करता है तो उनके खिलाफ FIR लग जाता है, उनको जेल में मतलब भेज दिया जाता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं जिस वजह से यहाँ पे मुकम्मल तौर पर खामोशी है, बहुत एहतियात से लोग काम ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी और अमित शाह की गुंडागर्दी के खिलाफ यहाँ पे लड़ने के लिए आया हूँ। ये किसी ने ये बात अभी तक नहीं बताई है 2019 से आज तक। तो इस वजह से हो सकता है ये अपने तौर पे ही कह रहे होंगे और इसके लिए तैयार भी होंगे कोई भी कुर्बानी देने के लिए, और सेपरेटिस्ट कॉज को भी ये थोड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होंगे और इसी जरिए से ये अपना मेन स्ट्रीम स्पेस भी बना रहे होंगे। लेकिन ये बात अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं इस तरह से नहीं कही, ये पहली बार है। और जाहिर है कि इस सेंटिमेंट ये कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 1947 से अब तक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जज्बाती तौर पर और कई एतबार से कमजोर पड़ गई थी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, जो आपके गवर्नर साहब और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बार बार बता रहे हैं कि हमने कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म की और मिलिटेंसी का इकोसिस्टम खत्म कर लिया। वो जो इकोसिस्टम था वो इंजीनियर रशीद की तकरीरों के बाद बिल्कुल वो दोबारा रिवाइव होने का इम्कान है, बल्कि मैं कह सकता हूँ हो चुका है। और पहला कब्जा ये करेंगे सोशल मीडिया पे, जो भी मामूली भी लग्जिश दिखाया गया हिंदुस्तान की तरफ या बीजेपी की तरफ या मरकजी सरकार की तरफ, तो इसको ये ट्रोल करेंगे, उसको ये कहेंगे ये इंडिया का एजेंट है। तो इस तरह से ये एक जज्बा यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये देखना है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेडिशनल हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है और PDP भी है, इनके अलावा सजादोन और अल्ताफ बुखारी की पार्टीज भी हैं। ये देखना है क्या ये इंजीनियर रशीद को कंटेस्ट कर पाएंगे इस जज्बात की बुनियाद पे, या ये सिर्फ यही कहेंगे कि देखो ये मरकजी सरकार के एजेंट है। वो देखना बाकी है, क्योंकि अभी जो लोकसभा वाला इलेक्शन हुआ था इसमें उन्होंने इंजीनियर रशीद को बिल्कुल कॉन्टेस्ट नहीं किया था। फारूक उमर अब्दुल्ला ने सज्जादोन के खिलाफ बोला, सज्जादोन ने इंजीनियर रशीद के खिलाफ बोला, लेकिन दो में से एक ने भी PDP के मीर फयाज ने भी नहीं, उन्होंने इंजीनियर रशीद के खिलाफ कोई बात नहीं की उस वक्त। अब ये देखना है कि अब कुछ लोगों ने, महबूबा मुफ्ती पहले यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने डायरेक्टली फ्रंटल अटैक किया उस दिन के बाद जब उनके शुपियान वाले उम्मीदवार पर हमला हुआ, मुबैना तौर पर जो AIP के लोगों ने वहां पे किया था शुपियान में। तो उसके बाद दूसरे दिन महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंजीनियर रशीद को यहाँ पे झोंक दिया गया है मैदान में। हम लोगों का मतलब PDP और नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने बताया कश्मीर के सेंटिमेंट को, कश्मीर के कॉज को सिर्फ नेशनल कांफ्रेंस, PDP और कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। मतलब उनके कहने के मुताबिक जो बाकी सभी पार्टियां हैं जिसमें ऊपर से BJP है और BJP का एक खुफिया हाथ है जिसमें बाकी सारी पार्टीज इंक्लूडिंग सजादोन और अल्ताफ बुखारी की पार्टीज और इंजीनियर रशीद की पार्टीज इंक्लूडिंग जमात इस्लामी जो पहली बार इलेक्शन लड़ रही है और बाकी सरजान बरकती है या अब अफजल गुरु का भाई भी लड़ने जा रहा है एजाज गुरु, उनके कहने के मुताबिक ये सारे के सारे लोग एक मकसद के तहत मैदान में झोंक दिए गए हैं ताकि मेन स्ट्रीम पार्टीज का ये वोट कम कर लें और वो लोग सरकार बनाने की पोजीशन में ना रहे। अब ये देखना है कि क्या ये एक वेव की सूरत में तब्दील हो जाएगा। इसमें दो राय है, कई लोग बता रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा,
कुछ लोग बता रहे हैं बिल्कुल ये नहीं होगा, क्योंकि ये तभी होगा अगर आज की तारीख में, आज की डेट में जब ये यहाँ पे आया, अगर इनका इस्तेमाल शानदार होता, इसमें 10, 20, 30, 40, 50,000 लोग होते तो उस सूरत में एक वेव जनरेट होने का इम्कान था। लेकिन जो रिपोर्ट्स बारामूला से हैं उनके मुताबिक 3,500 और 4,500 के बीच में ही वहाँ पे लोग थे, जो बहुत ही एक मॉडेस्ट गैदरिंग है, जिसमें इसको एक हीरोज वेलकम नहीं कहा जा सकता है। चलिए फैयाज साहब, आपकी बात से बहुत डिटेल में आपने सारी बात समझा दी कि इस समय इंजीनियर रशीद ने एक तो आपने जो कहा कि ऐसे पॉइंट्स को रेज किया कि जो ना पिछले इलेक्शन में हुए थे और जिनको पिछले 5 सालों में कश्मीर में कोई मेन स्ट्रीम पार्टी टच नहीं कर रही थी। दूसरा आपने ये कहा कि जितना हीरो वेलकम लग रहा था कश्मीर में होगा उतना नहीं हुआ। आप कश्मीर में बैठे हैं, लंबे समय से जर्नलिज्म में हैं, अच्छे से कश्मीर के हालात को अच्छे से समझते हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल चीजों को। मैं आपसे ये बात पूछूंगा कि क्या कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं कश्मीर की, जिसमें पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस, इनके कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं एआईपी के कैंडिडेट से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको लगता है कि फेस टू फेस डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होगा और कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खतरा हो सकता है कि एआईपी के कैंडिडेट जीत जाए? अभी तक सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अभी तक इंजीनियर रशीद जो है ये अभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मालिक हैं, वो लंगेट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पे उन्होंने 2008 में इंतखाब लड़ा और जीता और 2014 में इंतखाब लड़ा और जीता। अब इस वक्त इनके कैंडिडेट्स की जो मिसाल के तौर पे एक तो लंगेट में है ही है, वो तो ऑलमोस्ट उन्हें सरेंडर ही कर लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पे, अदरवाइज कोई स्ट्रांग कैंडिडेट था नहीं। एक वो एक्स जो आईजीपी थे शफकत वताली साहब, इसके खिलाफ एक और वहां पे थे, वो अंदर से इनका मामला था, तो इन्होंने ये सीट कांग्रेस को दे दी। वहां पे लंगेट और कांग्रेस का काबिल जिक्र कोई कैंडिडेट वहां पे नहीं है। अब वहां पे जमात इस्लामी के बैकग्राउंड से एक मेरे ख्याल से डॉक्टर कलीमुल्लाह उनके वालिद साहब जमात इस्लामी में जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जमात इस्लामी का वोट बहुत कम है, वो उनको टक्कर नहीं दे सकते हैं। हालांकि जब पहले से इलेक्शन होते थे 2008 से पहले के, तो इसमें जमात इस्लामी पर दूसरे नंबर पे आती थी, लेकिन इसमें ज्यादातर वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेती थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वहां पे मकामी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक जो लास्ट इनका उम्मीदवार था, जिसको हम एक फॉर्मिडेबल चैलेंज कह सकते हैं दूसरों के लिए, वो एक अब्दुल अहद वानी का जिनको आप कहेंगे, वो वहां पे थे और वो मुंतखब भी हुए थे मेरे ख्याल से 1987 के इलेक्शन में भी और 1996 के इलेक्शन में भी। और 1998 में एक सुबह की सैर पे वो निकल गए थे, तो इनको टेररिस्ट ने वहां पे शॉट डेड, उनको मारा गया वहां। और इसके बाद इसका बेटा भी एक इलेक्शन में लाया गया, लेकिन वो कोई असर दिखा नहीं सके। एक और वहां पे थे नॉमिनेटेड एमएलए मिस्टर पंडितपुरी और उनके साहिबजादे इरफान पंडितपुरी, जो अब सज्जाद उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले भी एक उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा है डीडीसी वगैरह का। अब इस वक्त वो पीडीपी इसके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वहां पे कैंडिडेट हैं, लेकिन वहां पे मुकाबला है पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले कैंडिडेट का और इंजीनियर रशीद के इनको जो भाई है वहां पे, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और इन्होंने वहां से रेजिग्नेशन दे दिया और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया है। तो वहां पे इनका मुकाबला वहां पे है हंदवारा में, ये लंगेट में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पे है। एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है संग्रामा वाघोरा। संग्रामा वाघोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं बशारत बुखारी, जो पहले पीडीपी से ताल्लुक रखते थे, वो एमएलसी रहे और एमएलए भी रहे और मिनिस्टर भी रहे। हाँ, पीडीपी बीजेपी दौर में वो मिनिस्टर भी रहे। और इसके साथ ही वहां पे एक जो अलाहिदगी पसंदों के साथ भी उनका ताल्लुक था और टेलीविजन डिबेट्स में भी ज्यादा उनके हाँ, उनका बशारत का मैंने जिक्र किया। अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शामिल हो गए थे, पीडीपी से निकले थे, बाद में वो वापस चले गए
पीडीपी में, अब वो पीडीपी के कैंडिडेट हैं वागोरा क्लीरी से। इसके अलावा वहां पे इरफान हफीज लोन है कांग्रेस के कैंडिडेट, लेकिन इनके बराबर ही हैं एक और कैंडिडेट जो अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की है, मेरे ख्याल से डॉक्टर नसीर इनका नाम है। ये एक लेक्चरर थे यहाँ पे, शायद बॉटनी के लेक्चरर थे, तो इन्होंने रेजोल्यूशन दे दिया और वो उनको अच्छी टक्कर दोनों उम्मीदवारों को वहां पे दे सकते हैं। इसका मतलब है कि तीन चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज की फियाज साहब आपने बात की जहां पर ज्यादा इनका है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वहां से उमर अब्दा भी लड़े हैं 2014 के इलेक्शन में, वो है बीरवा में एक जिनके साथ उमर अब्दुल्ला का मुकाबला था और 1000 वोट की अक्सरियत से ही वो जीते थे उमर अब्दुल्ला वहां पे। उनका नाम नजीर अहमद खान है। वो 2014 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस आई के कैंडिडेट थे, और इससे पहले इनके जो वालिद साहब थे वो 2002 के इलेक्शन में वहां से पीडीपी के टिकट पर मुंतखब हुए थे। सरफराज खान साहब जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनके साथ इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डॉक्टर मोहम्मद शफी है उनका मुकाबला है। लेकिन नजीर अहमद खान और जो डॉक्टर मोहम्मद शफी है, इनके मतलब इनके दरमियान जो मुकाबला है, इसमें एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये होगी कि नजीर अहमद खान ने ज्वाइन कर लिया इंजीनियर रशीद पार्टी आखिरी दिनों में, अवामी इत्तेहाद पार्टी, और वो बहुत ही वहां पे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हैं बीरवा से। इस तरह के कुछ और हल्के हैं, मेरे ख्याल से कम 5 हल्के हमारी नजर में हैं जहां पे इंजीनियर रशीद की पार्टी अच्छा खासा मुकाबला कर सकती है। कितनी जगह से वो जीत सकती है वो आइंदा देखा जाएगा। फयाज साहब, जैसे कि 2002 के इलेक्शन में हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने अपनी नई पार्टी जो पीडीपी जब बनाई थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक कड़ा मुकाबला उन्होंने दिया था, और उसके बाद वो कांग्रेस के साथ अलायंस में सरकार भी बनाने में कामयाब हो गए थे। 16 सीट्स, अगर मैं सही हूं तो शायद मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने तब जीती थी पीडीपी ने 2002 में। क्या एआईपी ऐसी कंडीशन में आ सकती है कि वो 6 से 7 या 10 तक सीट्स जीत जाए और उसके बाद गवर्नमेंट का हिस्सा बन पाए? ऐसे चांसेस आपको नजर आ रहे हैं आज की सिचुएशन में? और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं वो पीछे धकेल के किसी और पार्टी के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट का हिस्सा बन पाए, ऐसी सिचुएशन लग रही है आपको कश्मीर में आज? पहले ये सिचुएशन नहीं लग रही थी, लेकिन जिस तरह से इंजीनियर रशीद ही इज गोइंग होल हॉग against the national conference and against the PDP and against the Congress in Kashmir। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो जिस लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो एक जज्बाती कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, उसको लेकर के उसको पहले भी वोट मिले, आज भी उनको वोट मिल सकता है। इस बात के इम्कान है अगर ये एक वेव में तब्दील हुई, जिसके मैंने आपको बता दिया 50-50 चांसेस हैं, ये बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, जिसका ज्यादातर दारोमदार इस बात पर है जो इनके मुखालिफिन हैं इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पर्टिकुलरली सजाद जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये किस तरह से इंजीनियर रशीद का मुकाबला कर सकते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहीं ज्यादा मुकाबला करने की मजबूरी सजाद लोन को है। इसलिए सजाद लोन को है कि इंजीनियर रशीद उनकी पार्टी में मैं साधारण भी नहीं कह सकता हूँ, एक वहां पे शख्स थे जो जिनका सजाद लोन के वालिद अब्दुल गनी लोन के साथ एक ताल्लुक था। वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहले 90 से पहले इलेक्शन में हिस्सा लेती थी और 90 के बाद वो एक अलहदगी पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इकाई बन गई जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो सजाद लोन ने मतलब उनके वालिद के बाद इसमें मतलब अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं इस पार्टी का चेयरमैन हूं। तो 2008 में जब यहाँ पे एक एजुकेशन चल रहा था अमरनाथ लैंड, तो उस वक्त इंजीनियर रशीद ने सजाद लोन को, जो मेरी दानिश में, उनको बता दिया कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और सजाद लोन ने इससे इनकार किया। इसने कहा इलेक्शन में वोट कौन डालेगा, यहाँ तो लोग निकलेंगे ही नहीं, तो ये आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे हमें इसमें, और बिल्कुल मतलब हम वोल्ट पास कैसे ले लेंगे, बिल्कुल इसके बरखलाफ जाएंगे जो हमारा नारा तो रहा है आजादी वगैरह, हम कैसे जाएंगे। इंजीनियर रशीद ने इस्तीफा दे दिया। अपनी सरकारी मुलाजिम भी थे उस वक्त, अलहदगी पसंद पार्टी में भी थे और सरकारी मुलाजिम इंजीनियर भी थे जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में। तो उन्होंने सजाद लोन के मंशा के बरक्स उनकी मंजूरी के बगैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये इलेक्शन में कूद पड़े लंगेट से और जीत गए इलेक्शन भी। इसके बाद सजाद लोन को लगा
कि मुझे भी इलेक्शन, ये वाकई सही था, मुझे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तो इन्होंने फौरन अपनी जंप्ड इनटू द फ्रे। जो लोकसभा इलेक्शन हुआ 2009 में, 2008 का जो इलेक्शन हुआ था ये नवंबर में हुआ था 2008 के। जैसे कि मैंने कहा, इससे पहले 4 महीने यहाँ पे बड़ा एजुटेशन चला था जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो वो उस एजुटेशन के बाद जब काफी लोगों को, इंक्लूडिंग सजाद लोगों को भी ये लग रहा था कि वोट ही नहीं डालेंगे लोग तो आजादी की बातें कर रहे हैं, मरने के लिए तैयार है, आजादी के लिए वोट कहाँ डालेंगे। तो उस वक्त कश्मीर के 17,51,000 लोगों ने वोट डाला। टर्नआउट भी अच्छा रहा और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीट्स मिली उस वक्त और कांग्रेस से मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई 2009 में। और उसी 2009 में इनकी सरकार बनाने के कुछ ही हफ्तों के बाद यहाँ पे लोकसभा वाला इलेक्शन हुआ जिसमें सजाद लोन ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो ये मैं ये बता रहा था इसका बैकग्राउंड इंजीनियर रशीद का। तो एक एतबार से इनके साथ काम करने वाले हैं तो इनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है कि जो उनके वाले अब्दुल गनी लोन की लेगेसी है, क्योंकि अब्दुल गनी लोन इज ए बिग नेम इन नॉर्थ कश्मीर। ये वहां पे पहले वो शख्स हैं जिन्होंने ये जुर्रत दिखाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ बोलने की जुर्रत दिखाई जब 1980 में अब्दुल गनी लोन और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में असेंबली में भी उनके बीच में काफी तजादात हुए। बहुत ही मतलब फ्रंटल अटैक्स ये करते थे शेख साहब के ऊपर, जो बाकी लोगों की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि उनको शेर कश्मीर कहते थे, वो अनक्राउन्ड किंग थे। तो इस एतबार से अब्दुल गनी लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इससे पहले भी इन्होंने शेख साहब के खिलाफ 1967 का इलेक्शन और 1972 का इलेक्शन कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने लड़ा और जीता। फिर 1977 में ये बिल्कुल अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला के खिलाफ थे एक इत्तेहाद में, जो भारतीय जनता पार्टी जो आज है, इससे पहले की एक प्रिकर्सर थी जनता पार्टी। और जनता पार्टी के टिकट पे अब्दुल गनी लोन ने हंदवारा से इलेक्शन लड़ा और जीता। 2 ही लोगों ने उसको जीता 1977 का इलेक्शन। इसमें अब्दुल गनी लोन एक थे और अब्दुल रशीद काबली श्रीनगर में ईदगाह से। यही 2 लोग थे जिन्होंने वहां पे एनसी के खिलाफ पे जीता। हाँ, ये इलेक्शन लड़ा था और जीता था 2000 मतलब नहीं 1977। तो इस वजह से ये जो एक बहुत बड़ी लेगेसी है अब्दुल गनी लोन, जिसको अब इंजीनियर रशीद जिस पे कब्जा कर रहे हैं। और इसलिए सजाद लोन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। उमर अब्दुल्ला से कहीं ज्यादा खतरा इंजीनियर रशीद